हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटे। हम लोग बेटे आज न्यूक्लियस का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ बेटा, मास डिफेक्ट, जो बोर्ड पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद आप लोग को मैं बार बार कहता हूँ, कुछ चीज़ें एकदम इम्पोर्टेंट हैं तो उसको आप निश्चित जान लीजिए। मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, इन दोनों से क्वेश्चन आना ही बोर्ड में है। हम लोग बेटे आज मास डिफेक्ट को बढ़िया सा देखें, सुने और आगे बढ़ते हैं। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट को डेल्टा एम से डिनोटेड करते हैं। है क्या मास डिफेक्ट, पहले थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में इंट्रोड्यूस हो जाएं। बेटे सपोज किया एटम है और एटम का जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। कहना मैं क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो अगर हम कहें, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आप कह सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी हम एक चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। तो हम लोग ये चर्चा पहला कर लिया कि बेटे अगर न्यूक्लियस का मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के से बना है तो मैं कहना चाहता हूं दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन बेटा ये पाया गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पाया गया, केवल हाइड्रोजन 1H1 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर आ गया। सुना मैंने क्या कहा? केवल हाइड्रोजन के लिए देखा गया एटम का न्यूक्लियस का मास सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मास के बराबर पाया गया। लेकिन ऐसा भी आगे चल के देखा गया कि हाइड्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो और एलिमेंट्स हम पा रहे हैं यह इक्वलिटी नहीं आ रही थी। जब इक्वलिटी नहीं आई तो लोगों को ये बात तो क्लियर हो गया कि कुछ मास में अंतर है। तो मास में अंतर है, मैं शब्द बोलना बेटा, क्या मास में अंतर है, दोनों में डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को मास डिफेक्ट कहते हैं। समझ गए क्या बोला? क्या बोला समझ गया? कि जब मास ऑफ न्यूक्लियस मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो बना है दोनों इक्वल ना हो, दोनों में अंतर आ जाए, उसे क्या कहेंगे? समझ में आ गया? तो लिखेंगे, हम लिख दें तब आप लिखेंगे, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन
mass of neutron is equal to mass of nucleus. Mass of न्यूक्लियस या बेटे रेस्ट मास। समझ में आ गया? जिससे वो बना है। तो डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कैपिटल एम। अब मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा तब आप समझेंगे। समझ तो आगे कहानी पक्का। फिर से मैं क्विक रिवीजन करूं। एटम बना है किस, एटम का न्यूक्लियस किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यह देखा गया केवल हाइड्रोजन के केस में न्यूक्लियस का मास प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के सम के मास के बराबर आ गया। लेकिन एक्सेप्ट मीन्स इसे छोड़ दिया जाए और एलिमेंट की बात करें, इनका केस इक्वल नहीं था। इन न्यूक्लियस का मास जिससे बना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दें तो इक्वल नहीं आया। इक्वल नहीं आया तो लोगों ने सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्ट कैसे किया? मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, निगेटिव का मास ऑफ न्यूक्लियस। जब दोनों में सबट्रैक्ट कर देखा तो जो डिफरेंस आ गया वो क्या बन गया? मास ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ गया बढ़िया से? तो लिखिए पहले द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस and sum of mass of nucleus sum of mass of nucleus। ब्रैकेट में लिख लो कंपोजिंग P and N means proton and neutron of nucleus is known as क्या? मास डिफेक्ट। मैं शायद समझा पाया, आपको समझा पाया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए आगे लिखा जाए फिर। मास डिफेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे? मैं आगे फिर चल रहा हूँ, पता नहीं। अब लिखिए आप लोग बाइंडिंग एनर्जी। इसको लिख लिया ना पूरा? तो लिखो फिर लिखो द मास डिफेक्ट। लिखिए आगे द मास डिफेक्ट in the form of binding energy. The mass defect is the form of energy which is responsible for binding energy. So लिखो which is responsible for binding
the nucleon together in the nucleus, which is responsible for binding the nucleon together the nucleus. Together the nucleus. अब इसको समझिए मैं क्या बताने चल रहा हूं. एक छोटा सा और एग्जाम्पल डिफिनेशन लिखो तो मैं समझाऊंगा. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकअप द न्यूक्लियस. आर करके लिखिए. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकअप एज न्यूक्लियस into its composing parts and at an infinity from one to another. From one to another. अब तो समझ में आ गया पढ़ने का. अब मैं समझाऊंगा इसको तो ज़्यादा समझ में आएगा बेटा. आइए ध्यान दीजिए क्या मैं बताने चल रहा हूँ. ये तो बढ़िया समझ में आ गया ना. मास डिफेक्ट भूलेंगे नहीं जीवन भर, कभी नहीं भूलेंगे. क्यों? कोई बड़ी बात तो बताया नहीं कि हमको न्यूक्लियस का मास कंपोजिंग पार्टिकल से जोड़ने से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ने से इक्वल नहीं आ गया. जो मैं अंतर कर दिया दैट इज मास डिफेक्ट. अब आओ देखो काम की बातें सुने क्या हुआ. बेटे जब मैंने, बिटिया ध्यान दो, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस को बनाया, सुनना मेरे शब्द को, पढ़ने से ज्यादा सुनना बहुत जरूरी. क्या मैं टीचर बोल रहा है. जब मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनाया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है. प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है और न्यूक्लियस का मास क्या है? कम है. एग्री है? तो मास गया कहां? भाई आपने जब कंपोजिंग किया, न्यूक्लियस का मास बना, तो मास उसमें बोलो रिड्यूस हुआ, कम हुआ. तो आइंस्टीन साहब बता दिए, मैं आपको पढ़ा दिया हूं, मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. वही जो मास का लॉस हुआ है वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे हुए है. जो एनर्जी आपने पाया, सुना न्यूक्लियस बनने में, वही एनर्जी क्या करती है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध लेती है. प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या करती है? बांध लेती है. इसीलिए मैं कहा मास ऑफ डिफेक्ट दिखाई देता है, अपीयर होता है, महसूस होता है, आभास होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. नॉट इनकम्प्लीट शब्द बोल रहे बेटा आप लोग. लिखाया हूं, देखिए क्या लिखाया हूं. हाँ, कैसे दिखाई देता है? बाइंडिंग एनर्जी. अब उसे एनर्जी मत कहिए, उससे क्या कहिए आप? बाइंडिंग एनर्जी. जो पढ़े वही पढ़िए. चलो ठीक, समझ में आ गई बात. जो लॉस हुआ किस में हो गया? उनको बांधने में हो गया. तो कोई ये भी कर दे कि इनको ब्रेकअप करने के लिए, तोड़ने के लिए, इन द फॉर्म ऑफ कंपोजिंग पार्टिकल्स पी और एन रिक्वायर्ड द एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. क्लियर हो गया? बोल ही नहीं रहे हैं. चलिए, अब इतनी बात तो हो गई. तो आइंस्टीन साहब ने क्या कहा? कहा यार ये सोचो कि बांधने के लिए जो एनर्जी वो कैसे निकलेगी, मैं बता दूंगा. तो आइंस्टीन साहब ने कहा कुछ करना नहीं है, मैं बताया हूं. जो एनर्जी लूज होती है, लॉस होती है, वह कन्वर्ट हो जाती कहाँ? एनर्जी के फॉर्म में. उन्होंने बताया था जो मास आएगा सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, वही वो एनर्जी होगी. अरे यार बोलो, पढ़े हो ना? आइंस्टीन कैसे में पढ़े? मैं बताया भी हूं कि जो एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म, सॉरी, जो मास का लॉस होता है वो कन्वर्ट कहाँ हो जाता है? एनर्जी के फॉर्म में. होता है कि नहीं?
पक्का। तो एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होता है बेटे, इसलिए मैंने एनर्जी को दो पार्ट में बदलने के लिए, एनर्जी को बदलने के लिए दो बात लेके आया। पहला बात ये लेके आया, अगर मेरी बेटी बेटे क्या कहते हो, क्या कि सर जो डेल्टा एम है उसको मैं केजी में पाई हूं, बोलो किस में पाई हूं, केजी में पाई हूं। तब एनर्जी, बॉन्डिंग एनर्जी जब निकालना, या ऐसे भी लिख दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भी लिख दीजिए, जो मास आएगा उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी जूल के फॉर्म में आएगी। ये भी शर्त है कि मास अगर केजी में आएगा तो सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यूनिट जूल में मिलेगी, मिलेगी। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि अगर किसी बच्चे ने मास डिफेक्ट को ईएमयू में दे दिया तब वो बॉन्डिंग एनर्जी निकालेगा। तो उसके लिए क्या शब्द लाए हैं, मैंने बताया है, लिखाया है कि बॉन्डिंग एनर्जी को एनर्जी, मास एनर्जी इक्वल टू ईएमयू कैसे बदलती है, 931.5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 931 बॉन्डिंग एनर्जी बी इक्वल टू, सॉरी क्या बार बार लिख रहा हूं, डेल्टा ई कर दो, डेल्टा एम इंटू दिस, ये आपको मिला। ठीक, अब इसे भी नोट कर ले, समझ में आ गया ना, बढ़िया से लिख लीजिए। जल्दी जल्दी करेंगे तो मैं आगे बताऊं। अब इस पर न्यूमेरिकल है, ठीक है, कंप्लीट कर लें तब न्यूमेरिकल बताएं। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल, इसी एक पर न्यूमेरिकल है बस, सिलेबस और नहीं पर है, तो लास्ट इसको डिस्कस करके क्लोज करेंगे। अब आप लिखेंगे बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। देखिए क्या है बॉन्डिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेटे, अब ध्यान देना है। शुरू करें, तो लिखिए बॉन्डिंग एनर्जी per nucleon is defined as total bonding energy divided by its mass number of nucleus.
also called average binding energy. Also called, बोलो, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। इसको समझा दूं आपको क्या है। अब बेटे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या है? हमने क्या लिखा है? रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी टू द मास नंबर। रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी टू द मास नंबर, ये भी समझ लो। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जब निकालोगे, कैसे निकालोगे? सपोज करिए आपने कोई भी एलिमेंट्स लिया है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ये है, मतलब उसको कंपोज होने में प्रोटॉन वोटॉन के मिलने के बाद न्यूक्लियस बना। न्यूक्लियस जब बना, बाइंडिंग ने रिलीज कर दिया। जब बाइंडिंग ने रिलीज करेगा, उसके रिलीज करने के बाद आपको कैसे करना, ध्यान दीजिए। बाइंडिंग एनर्जी को उसी के मास नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। जिस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहते हैं, उसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बनेगा। अब इस पर बेटे मैं न्यूमेरिकल ले लूं, उसके बाद फिर आगे आपको फिर बताऊं। लिखिए, न्यूमेरिकल क्या है बेटा? कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट, बोर्ड में आया क्वेश्चन है बेटा। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 20 Ca40 फॉर गिवन। मैं लिख रहा हूं, अब लिखेंगे इसको। ठीक बेटे, क्या निकालना है बोलो? बाइंडिंग एनर्जी। अब बिटिया सुन लो, जो बच्चे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ना डायरेक्ट लिखेंगे वैसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग आप डेल्टा एम निकालो तब बाइंडिंग रखो, तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे इसको प्रोसेस करती हैं। क्योंकि समय बचाना है बेटे, हमें टाइम को बोर्ड में बचाना है। तो मैंने देख लिया कि इसमें है ये ईएमयू में। पहली चीज आपको क्या देखना है, आंख बंद करके आप जाइए यूनिट पे। यूनिट किस में है, किससे मल्टीप्लाई करें? 9 × 31 हो गया 0.5, 0.5 नहीं, 931 क्या मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। बन जाएगा ना, बोलो। तो कैसे इसको निकालेंगे देख लीजिए आप। जेड कितना है? 20, बोलो। जेड कितना है? 20 है। मास ऑफ प्रोटॉन 0.07825 प्लस न्यूट्रॉन 40 - 20 कितना बेटे? 1.00865 ना, माइनस
न्यूक्लियस का मास 90, 39, 96, 25 ना 8, 96, 25, 8 माइनस। अब आइए न्यूक्लियस के मास के पास। सही तो लिखा यार, क्या आप लोग देख रहे हो? ठीक, न्यूक्लियस का मास ना बेटे, फिर किसने लिखेंगे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका नाम डेल्टा एम नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? बाइंडिंग एनर्जी। बोलते ही नहीं आप लोग, और गलतियां भी नहीं देखते। अरे भाई, ये इतना मास डिफेक्ट था, जब 931 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी ये मैं लिख दे रहा हूं देख करके। अब आप लोग इसको अपना करिए। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, बोलिए। अब आपको क्या चाहिए? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बोलो ना। तो कैसे पाएंगे? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय इट्स मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी कितनी आई? 34,187। एक्स की वैल्यू कितनी बेटा? 40। बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 8.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए मैं डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मेरा मकसद समझाना है, ठीक है। हाँ, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी कराएंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि हम लोग कैसे करेंगे। है बहुत इजी, लेकिन बेटे पेपर में आना भी फिक्स है। या तो इसको आना है या तो बाइंडिंग नहीं जो पढ़ाऊंगा मैं वो किसी पेपर के भी, किसी सैंपल पेपर से आप टच करेंगे तो क्वेश्चन रहेंगे जरूर। एक क्वेश्चन और देख लें। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी के लिए ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। ये नाइट्रोजन न्यूक्लियस लिया है बेटे 7n14। मास ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है। मास ऑफ प्रोटॉन को उसने मास ऑफ हाइड्रोजन लिख दिया बेटे। मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐसे ही लिखा है। वैल्यू थोड़ी सी मैं ज़्यादा लिखा है, वो बेटा 7 तक ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब तो निकाल लेंगे, इसमें कोई शायद है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। ये तुक की बात है कि 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 ही आएगा। बाकी सब चीज़ें ऐसे रहने देंगे। यहाँ पर आप चेंज कर देंगे 39 पॉइंट, नहीं इसका मैं लिखा नहीं क्या,
इसको मुझे लिखना था बेटा बुक से। 14.0037 AMU, यहाँ इसकी वैल्यू रख दो 14.00307। अब बेटे कुछ है नहीं, अब सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत है नहीं? नोट कर लीजिए। 1.047 मिली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बॉन्डिंग एनर्जी निकालेंगे तो 14 से डिवाइड कर, ये आपको आ गया। ठीक बेटा, तो मैंने आपको मास डिफेक्ट बढ़िया सा कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद बॉन्डिंग एनर्जी कर्व लेंगे, फिर न्यूक्लियर फोर्स लेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कवरी वगैरह बता देंगे, चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक बेटा, थैंक यू क्लास बेटे, थैंक यू बेटे।